MKR पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 9वीं का विषय गणित से पाठ 5 जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति। ये उसकी परिचय वाली वीडियो होगी, यानी कि इस पाठ में जो जो भी चीजें आने वाली हैं, जो जो भी फॉर्मूले हैं, जो जो भी विषय हैं, उन सभी चीजों को समझेंगे। तो परिचय होगा यूक्लिड ज्यामिति का नई NCERT बुक के अनुसार। जो भी परिचय है उसको शुरू करते हैं अगले पेज से। पाठ का पूरा नाम है यूक्लिड की ज्यामिति से परिचय। तो पाठ के नाम में आता है यूक्लिड। यूक्लिड कौन है? ग्रीक के गणितज्ञ थे जिनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। सारा पाठ इन्हीं के विषयों के बारे में है। जो भी यूक्लिड है उन्होंने ज्यामिति से संबंधित कुछ परिभाषाएं, अभिग्रहित और अभिधारणाएं पेश की हैं, वही हमें समझनी है इस पाठ में। उन्हीं के अनुसार हमारे प्रश्न हैं, उनको हल करना है। तो परिचय में समझते हैं कि अभिग्रहित और अभिधारणाएं क्या होती हैं। सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा इनकी परिभाषा क्या होती है। सो यहां पर हमें दिया है अभिग्रहित और अभिधारणाएं। इनकी परिभाषा में दिया है अभिग्रहित या अभिधारणाएं एक प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य हैं, इनकी सिद्धता नहीं होती है। जो भी अभिग्रहित और अभिधारणाएं हैं ये कल्पनाएं हैं, इनको प्रूव नहीं किया जा सकता है, इनको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ये सर्वव्यापी सत्य हैं, यानी कि सभी इस चीज को मानते हैं। उदाहरण के लिए इसको सत्य साबित नहीं किया जा सकता है, सिद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन सभी लोग मानते हैं। उदाहरण के लिए यहां पर हमारे पास एक बिंदु है। क्या ये सत्यापित किया जा सकता है? क्या ये सिद्ध किया जा सकता है कि ये एक बिंदु है? सिद्ध नहीं किया जा सकता है, लेकिन सभी मानते हैं कि हां ये एक बिंदु है। तो इस तरह की ही कुछ अभिधारणाएं और अभिग्रहित हैं जो यूक्लिड ने प्रदान की, जिससे ज्यामिति को समझना हमारे लिए आसान रहा। उन्हीं चीजों को हम इसमें समझेंगे। अभिग्रहित और अभिधारणाओं के बाद यहां पर प्रमेय, जिसको इंग्लिश में थ्योरम भी कहा जाता है, प्रमेय क्या होती है इसकी भी यहां पर दी गई है डेफिनेशन। प्रमेय ऐसे कथन होते हैं जिन्हें किसी परिभाषाओं, अभिग्रहित और तार्किक प्रमेय के आधार पर सिद्ध किया जाता है। जो भी हमारे प्रमेय होते हैं यानी कि थ्योरम होती है, उसमें स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट यानी कि कथन होता है, वो उस कथन को सत्यापित किया जा सकता है। जो भी अभिग्रहित और अभिधारणाएं हैं इनको सत्यापित नहीं किया जा सकता है, सिद्ध नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो प्रमेय होते हैं उनको सिद्ध किया जा सकता है। किन किन चीजों का इस्तेमाल करके प्रमेय को सिद्ध किया जाता है? परिभाषाओं का इस्तेमाल करके, अभिग्रहित या फिर तार्किक प्रमेय का इस्तेमाल करके प्रमेय यानी कि जो भी थ्योरम होती हैं उनको सिद्ध किया जाता है। जो भी यूक्लिड थे ना, उन्होंने 3 चीजें हमें दी कक्षा 9वीं में जो हमें पढ़नी है। परिभाषाएं, टोटल 7 परिभाषाएं हमें यहां पर पढ़नी है। उसके बाद अभिग्रहित जो हैं वो भी हमें 7 पढ़नी है, और अभिधारणाएं ये हमें 5 दी गई हैं हमारे सिलेबस में। तो सबसे पहले पाठ में हम पढ़ेंगे परिभाषाएं क्या होती हैं। उनको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यूक्लिड की सबसे पहले परिभाषाओं को समझ लेते हैं। परिभाषाओं में हमें 7 परिभाषाएं दी गई हैं, उदाहरण सहित आपको सारी की सारी समझाऊंगा मैं। तो परिभाषाओं में सबसे पहले है एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। बिंदु का हम इस्तेमाल करते हैं गणित में इस प्रकार से होता है। तो जो भी हमारा बिंदु होता है इसका कोई भी भाग नहीं होता है। बिंदु को हम आगे नहीं बांट सकते हैं, बिंदु सिर्फ एक बिंदु होता है। बस सिंपल सी ये सीधी बात यहां पर हमें कही गई है। इसके बाद आगे यहां पर दिया गया है एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई की होती है। जो भी हमारी रेखा होती है, जैसे यहां पर मैं एक रेखा बना देता हूं, जो भी मेरी रेखा यानी कि ये लाइन मैंने बनाई है, ये रेखा की सिर्फ लंबाई मापी जाती है। कभी भी रेखा की चौड़ाई नहीं ली जाती, सिर्फ इसकी लंबाई होती है। कुछ भी लंबाई होगी, जैसे मान लेंगे कि ये 5 सेंटीमीटर की है, तो रेखा की हमेशा लंबाई ही होती है, उसकी चौड़ाई नहीं होती। यह हमें दूसरी परिभाषा में कहा गया है। इसके बाद आगे तीसरी परिभाषा की बात करें तो इसमें है एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। जैसे हमारी ये एक रेखा है तो इसके जो भी सिरे हैं, सिरे यानी कि जहां पर रेखा का अंत होता है, उनको बिंदु कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से बना देते हैं। ये रेखा के बिंदु हो गए और बिंदुओं का नाम भी दिया जाता है। जैसे ये ए बिंदु हो गया, ये
बी बिंदु हो गया। जो भी हमारी रेखा है उसकी सिर्फ लंबाई होती है और उसके जो भी सिरे होते हैं उनको बिंदु कहा जाता है। जैसे ए बिंदु हो गया रेखा का, बी बिंदु हो गया। इसके बाद चौथे वाले में दिया है एक सीधी रेखा वह रेखा होती है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ समान रूप से स्थित होती है। जो भी हमारी सीधी रेखा होती है, आपको दोबारा से बना के दिखाता हूं। इस तरह से हमने ये रेखा बनाई। जो भी हमने यहां पर ये रेखा बनाई है इस पर बिंदु स्थित होते हैं, यानी कि रेखा के साथ ही होते हैं। उसको अलग से हमें दिखाने की जरूरत होती है, लेकिन वो रेखा में ही इंक्लूड होते हैं, वो रेखा में ही समाये होते हैं। ठीक है, ये हमारा ए बिंदु, ये हमारा बी बिंदु। अगर हमें कहीं पर और बनाना है तो ये हमारा सी बिंदु हो जाएगा, ये हमारा डी बिंदु हो जाएगा। इस तरह से अनेकों बिंदु होते हैं रेखा पर, जिन जरूरत के अनुसार हम अपनी तरफ से वो बना सकते हैं। इसके बाद पांचवें वाली परिभाषा में यहां पर दिया है एक पृष्ठ वह होता है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ जैसे हमारी मेज होती है, मेज का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे पृष्ठ हम कह सकते हैं। पृष्ठ यानी कि सरफेस हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वो होता है। ठीक है, जो भी हमारा ये पृष्ठ होता है, मेज का ऊपरी हिस्सा होता है, वो एक पृष्ठ होता है और पृष्ठ की हमेशा लंबाई और चौड़ाई होती है। ल से ये लंबाई हो जाएगी, चलो ये तो चौड़ाई है, ल से लंबाई हो जाएगी यहां पर, और इस तरफ च से चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई है पृष्ठ की लंबाई और ये हो जाएगी चौड़ाई। जो भी हमारे यहां पर पृष्ठ होते हैं, सरफेस होते हैं, उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। इसके बाद है पृष्ठ के किनारे रेखाएं होते हैं। जैसे हमारा ये पृष्ठ है, सरफेस है, इसके जो भी किनारे हैं, ये वाला किनारा आपको दिख रहा है, ये वाला जो किनारा है ये क्या हो जाएगा, पृष्ठ की रेखाएं हो जाएंगी। किनारा जो है उसको रेखाएं होती हैं, वे देख सकते हो ये एक सीधी लाइन है। इसी प्रकार से यहां पर भी जो पृष्ठ का किनारा है वो भी हमारी एक रेखा यानी कि लाइन ही बनती है। इसके बाद आगे आखिरी में दिया है एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। जो भी हमारा ये पृष्ठ यानी कि सरफेस है, इस पर इस प्रकार से सीधी रेखाएं, इस तरह से ये बिल्कुल समांतर सीधी रेखाएं, समांतर नहीं सीधी रेखाएं होती हैं। ठीक है, सपाट रूप से सीधी रेखाएं होती हैं, बिल्कुल सीधी सीधी। तो जो भी परिभाषाएं थी सारी मैंने आपको बता दी हैं, उदाहरण भी मैंने आपको दे दिए हैं कि जो भी हमारा बिंदु है उसका कोई भी भाग नहीं होता है, जो भी हमारी रेखा है उसकी चौड़ाई नहीं होती है, सिर्फ लंबाई होती है, और जो भी रेखा है उसके बिंदु होते हैं, जो उसके अंतिम सिरे हैं उन्हें बिंदु कहा जाता है। इसके बाद जो भी रेखा होती है उस पर कई सारे बिंदु होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। जो भी हमारे पृष्ठ होते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई होती है। इसके अलावा पृष्ठ के जो भी किनारे हैं वो रेखाएं होती हैं, और जो हमारा समतल पृष्ठ होता है उस पर सीधी रेखाएं सपाट रूप से होती हैं। सारी परिभाषाएं यहां पर हमने समझ ली उदाहरण के साथ है। परिभाषाओं के बाद अब हमें यूक्लिड की अभिग्रहित समझनी है। अभिग्रहित को समझने के लिए मूव करेंगे अगले पेज पर। यूक्लिड की अभिग्रहित यहां पर हमें इस वाले पेज पर टोटल 7 दी गई हैं, साथ ही हमारे सिलेबस में है। एक एक करके सभी को उदाहरण सहित समझा देता हूं, आसान हो जाएगा आपके लिए। पहली अभिग्रहित में दिया है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। मान लो हमारे पास कोई 2 या 2 से ज्यादा वस्तुएं हैं, वो किसी एक ही वस्तु के बराबर है, तो जो भी हमारे पास वस्तुएं हैं वो सारी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। सुनने में आपको लगेगा खिचड़ी सी बना दी है, लेकिन पेज पर मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जिससे बिल्कुल आसानी से आप समझ जाओगे। मान लो a बराबर है यहां पर b के और b बराबर है यहां पर c के, तो ये जो दो समीकरण हमारे सामने हैं इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखो गाइस, a यहां पर b के बराबर है और c यहां पर ये भी b के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों समीकरणों से कि a हमारा C के बराबर होगा। बहुत आसान है, यही हमें पहले अभिग्रहित में कहा गया है कि अगर हमारे पास A और C है, A और C ये दोनों B के बराबर हैं, तो A और C भी एक दूसरे के बराबर होंगे। कितना आसान हो गया ना समझना। बिल्कुल इसी तरह से इससे नेक्स्ट अभिग्रहित यानी कि दूसरी अभिग्रहित को समझते हैं। यदि बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए तो पूर्ण भी
बराबर होता है। मान लो हमारे पास कोई संख्या है, जैसे मैं संख्या ले लेता हूं यहां पर 7, मेरे पास बराबर संख्या है, ठीक है, 7 बराबर में 7, यहां पर क्या कहा गया है, बराबरों में, यानी कि बराबर इक्वल जो होते हैं वो यहां पर लिखे गए हैं। इक्वल में हमें बराबरों को जोड़ना है, यानी कि इक्वल ही संख्या जोड़नी है। जो मैं इस तरफ जोड़ूंगा, यहां पर 2 जोड़ देता हूं, यहां पर भी 2 जोड़ देता हूं। मेरे पास दो बराबर संख्याएं थी 7, दोनों तरफ मैंने बराबर संख्याएं जोड़ दी हैं, इस तरफ भी 2, इस तरफ भी 2। तो जो रिजल्ट मिलेगा, जो इनको हल करने पर मुझे उत्तर मिलेगा, पूर्ण होगा, वो भी बराबर ही रहेगा। 7 जमा में 2 करेंगे 9 हो जाएगा, 7 जमा में 2 करेंगे इस तरफ भी 9 हो जाएगा। बराबरों में बराबर को जोड़ने पर पूर्ण जो है वो बराबर ही हमें मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर तीसरी अभिग्रहित है, यदि बराबरों में से बराबरों को घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। जैसे जोड़ने वाला है इसी तरह से घटाने वाला है। हमारे पास दो संख्याएं हैं 7, ये बराबर है 7 के। अगर दोनों तरफ से मैं बराबर संख्याएं घटा लेता हूं, जैसे यहां से मैं 3 घटा लेता हूं, यहां से भी मैं 3 घटा लेता हूं, तो जो शेषफल मिलेगा वो भी बराबर होंगे एक दूसरे के। 7 में से 3 को घटाने पर 4 मिलेगा, बराबर का निशान लगा करके 7 में से 3 घटाने पर 4 ही मुझे मिल जाएगा। बराबरों में से बराबरों को घटाने पर हमें शेषफल बराबर ही मिलता है। तीसरी अभिग्रहित का ये हो गया उदाहरण, बहुत आसान तरीके से समझ में आपको आ रहा होगा। इसके बाद इससे आगे चौथी अभिग्रहित में दिया है, वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती होती हैं वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसको समझाने के लिए मेरे पास आपके लिए हैं कार्ड। एक मेरे पास काला कार्ड है, एक मेरे पास सफेद कार्ड है। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि संपाती क्या होते हैं। संपाती वे होते हैं जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। जैसे मेरे पास ये सफेद कार्ड है, ये काला कार्ड है। अगर मैं काला कार्ड ऊपर रख दूं तो आपको सफेद कार्ड दिखाई नहीं देना चाहिए। दिख रहा है? नहीं दिख रहा। और बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यहां पर जो सफेद कार्ड है उसको आगे रख दूं तो काला कार्ड आपको दिखना नहीं चाहिए, नहीं दिख रहा होगा। ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। सफेद ने काले को ढक लिया और काले को पीछे करूंगा तो मतलब काले को आगे करूंगा तो इसने सफेद को पूरी तरह से ढक लिया। ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं, तो ऐसे फिगर्स को, ऐसे चित्रों को कहा जाता है संपाती। ये दोनों एक दूसरे के संपाती हैं। अगर कोई भी संपाती चीजें हमारे पास हैं तो वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। उदाहरण मैंने आपको इन कार्ड से दे दिया है, सफेद और काले कार्ड से, ठीक है ना। उदाहरण इनका हो गया। यहां पर हमने चौथी अभिग्रहित को भी समझ लिया। इसके बाद इससे आगे पांचवी में दिया है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। मान लो हमारे पास यहां पर एक वृत्त यानी कि गोलाकार चीज है, ठीक है, ये एक हमारे पास वृत्त है। मान लो ये हमारा एक पिज्जा है। पिज्जा में से कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा मैं यहां पर तोड़ लेता हूं। ये मेरा एक पिज्जा है, पूरा पिज्जा है, उसमें से छोटा सा टुकड़ा मैंने यहां पर तोड़ लिया। छोटा सा टुकड़ा किस तरह का होगा? इस तरह का होगा। अगर हम पूरे पिज्जा को देखें, ठीक है, पूरे पिज्जा में से मैंने छोटा सा टुकड़ा तोड़ लिया। इस पूरे पिज्जा से अगर हम इसके भाग को कंपेयर करेंगे तो बड़ा कौन सा होगा? जो भी हमारा पहले से है, पूर्ण है, वो हमेशा बड़ा होता है। पार्ट जो है वो छोटा होता है। यही बात हमें यहां पर पांचवी अभिग्रहित में कही गई है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, यानी कि इसके कितने भी बड़े से बड़ा भाग करने की कोशिश करें, लेकिन जो पूर्ण है वो हमेशा बड़ा ही रहेगा। इसके बाद आगे है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दुगनी होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। मान लो हमारे पास कोई संख्या है, 4 संख्या हमने ले ली, इसका यहां पर मैं दुगना कर देता हूं। दुगना यानी कि 2 से गुना कर देता हूं। 4 को 2 से गुना करूंगा तो यहां पर रिजल्ट मिल जाएगा मुझे 8 है। बिल्कुल इसी तरह से इसी 4 का मैं फिर से दुगना कर देता हूं अलग से, तो भी रिजल्ट में मुझे 8 ही मिलेगा। तो वे वस्तुएं जो एक वस्तु की दुगनी होती हैं, एक ही वस्तु की जो दुगनी है, हमारे पास एक वस्तु है, इसकी दुगनी यहां पर 8 है, इसकी दुगनी यहां पर 8 है, ये दोनों 8 इसी 4 की दुगनी हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। मैं कह सकता हूं कि ये वाला 8 और ये वाला 8, रिजल्ट हमें मिल गया, दोनों में 8 ही हमें मिला है, तो ये एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। ये बताती है हमें छठी
अभिग्रहित एक ही वस्तु का दुगना करने पर हमें बराबर ही मिलता है। बिल्कुल इसी तरह से वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की आधी हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे यहां पर मैं एक वृत्त बना देता हूं, एक गोला बना देता हूं। ये जो हमारा सर्किल है, अगर मैं इसके दो हिस्से कर दूं, आधा कर दूं, आधा यहां पर हो गया 1/2 लिखते हैं, आधा यानी कि 1/2, और इस तरफ भी मेरा 1/2। जो भी इस वस्तु का हमने आधा आधा किया है, आधा इस तरफ है आधा इस तरफ है, तो आधे एक दूसरे के ये बराबर होंगे। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वस्तु का, एक ही वृत्त का ये आधा आधा किए गए हैं। जो भी अभिग्रहित थी, सातों की सात अभिग्रहित, सभी को हमने उदाहरण सहित यहां पर समझा। अभी यहां पर अभिधारणाएं भी बची हैं इस परिचय में। अभिधारणाओं को समझने के लिए चलते हैं गाइस अगले पेज पर। पाठ के परिचय का आखिरी वाला भाग शुरू होता है, जिसमें यूक्लिड की अभिधारणाओं को समझना है हमें। जो भी यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिग्रहित और अभिधारणाएं हैं, सारी चीजें अगर हम समझ लेंगे तो पाठ में जो प्रश्न है इन्हीं तीन चीजों से संबंधित आएंगे। तो सारी चीजें समझ लेना, एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा से भी देख लेना। चलो अभिधारणाओं पर आ जाते हैं। अभिधारणा सबसे पहली हमें दी गई है। टोटल 5 अभिधारणाएं हैं, 4 इस वाले पेज पर हैं। 5वीं की जो कथन है वो बड़ा है, तो उसके लिए अगले पेज पर चलेंगे। पहली अभिधारणा में दिया गया है, किसी एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मान लो हमें कोई एक बिंदु दिया गया है इस तरह से, दूसरा बिंदु इस तरह से दिया गया है, ये दो बिंदु हमें दिए गए हैं। तो आपको बता दूं कि इन दोनों बिंदुओं से होती हुई अगर हमें रेखा खींचनी है तो सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। जैसे यहां से मैं एक रेखा बनाता हूं, ठीक है, यहां इन दोनों बिंदुओं से होती हुई सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं। कोई भी दो बिंदु आप बना लो और एक रेखा खींचो, उस रेखा के अलावा क्या कोई और रेखा भी खींची जा सकती है जो उन दोनों बिंदुओं को छूती हुई जाए, उन दोनों बिंदुओं से होती हुई जाए? नहीं बना पाओगे, क्योंकि सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है दो बिंदुओं से होती हुई, जैसा यहां पर मैंने आपको खींचकर दिखा दी है। ये पहली अभिधारणा है। इसके बाद दूसरी दी गई है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा क्या होती है? इस तरह से अगर कोई रेखा दी गई है उसे शांत रेखा कहा जाता है, जिसके बिंदु हमें दिए गए हों, यानी कि इस जो भी शांत रेखा है ना उसके बिंदु हमें दिए गए होते हैं। जैसे इस तरफ ए बिंदु हो गया, इस तरफ बी बिंदु हो गया। जो भी हमारी शांत रेखा होती है उसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। अगर हम चाहें बी बिंदु से इस तरफ इसको आगे बढ़ाना, कितना भी आगे तक इसको बढ़ाया जा सकता है, और ए बिंदु से भी इस तरफ जितना बढ़ाना चाहें इसको उतना ही बढ़ा सकते हैं। कितना भी बढ़ाया जा सकता है, अनंत तक इसको बढ़ाते हुए चले जाएं, अपनी मर्जी चलेगी, यहां पर कितना भी इसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है। इसी तरह से तीसरी अभिधारणा दी गई है, किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या को लेकर वृत्त खींचा जा सकता है। मान लो हमारे पास एक बिंदु है, इसको हम केंद्र मान लेते हैं, और जो प्रकार होता है ना, ठीक है, इसको केंद्र मान के किसी भी रेडियस यानी कि किसी भी त्रिज्या का वृत्त आप खींच सकते हैं। जैसे मैं एक यहां पर छोटा सा वृत्त खींच देता हूं, इसको त्रिज्या मानकर। बिल्कुल इसी तरह से और खींच देता हूं, ठीक है, इसी तरह से एक और खींच देता हूं। मैं कितने भी वृत्त खींच सकता हूं, इसको केंद्रक मानकर, अलग अलग कितनी भी त्रिज्या लेकर, कितना भी रेडियस लेकर। ठीक है, मेरा ये केंद्र हो गया, एक सर्किल, दो सर्किल, अलग अलग तरह के बहुत सारे यहां पर वृत्त यानी कि सर्कल में बना सकता हूं, अलग अलग त्रिज्या वाले। इसके बाद चौथा यहां पर दिया है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण के बारे में तो आपको पता होना चाहिए पहले से। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। सीधी सी परिभाषा हो गई है समकोण की। तो चाहे कोई भी समकोण हो, कितने भी समकोण हो, जैसे यहां पर मैं एक लाइन इस तरह से बना देता हूं, ये मेरा एक समकोण हो गया है। इस तरह से डब्बा सा बना दिया जाता है, वो समकोण होता है। ठीक है, ये एक समकोण है। इसी प्रकार से यहां पर ये एक समकोण है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। अगर दो समकोण है या दो से अधिक कितने भी समकोण हो, जितने भी समकोण है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। और समकोण का मान कितना होता है?
90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये यहां पर समकोण, ये यहां पर समकोण, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। मान लेंगे ये हमारा ए एंगल है, ये हमारा बी एंगल है, एंगल यानी कि कोण है, तो ए कोण बराबर होगा हमारा बी कोण के। ठीक है, बहुत आसान सी यहां पर हमने अभिधारणाएं उदाहरण सहित समझ ली हैं। अभी यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा भी बची है, उसको समझना है। उसको समझने के लिए चलेंगे अगले पेज पर। यूक्लिड की पांचवी यानी कि आखिरी अभिधारणा इस वाले पेज पर समझेंगे, जो कि पाठ का आखिरी विषय भी होगा। आखिरी पेज है ये समझने के लिए हमारे पास। सो अभिधारणा पांचवी में कहा गया है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर योग दो समकोणों से कम होता है। स्टेटमेंट यानी कि कथन बहुत बड़ा सा दे दिया गया है, समझना पड़ेगा इसको। तो समझने के लिए हमने यहां पर कुछ बना रखा है, कुछ रेखाएं बना रखी हैं। समझते हैं। देखो क्या कहा गया है कि दो सीधी रेखाएं, ठीक है, दो सीधी रेखाएं हैं। तो हमारी एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, नाम दे देते हैं। ये हमारी हो गई एम रेखा, ये हो गई हमारी एन रेखा। इन दो सीधी रेखाओं पर एक सीधी रेखा गिरती है, तो ये हो गई हमारी गिरने वाली रेखा, इसको नाम दे देते हैं एक्स रेखा। दो हमारे पास सीधी रेखाएं हैं एम और एन, एक्स हमारी रेखा इन दोनों रेखाओं पर गिरती है। गिरने के बाद अंतः कोण यानी कि अंदर वाले कोण बनते हैं। ये हमारी जो रेखा है, इनके अंदर वाले कोण कौन से होंगे? जैसे ये वाला कोण बन रहे हैं, ये अंदर वाले कोण हैं। और बाहर वाले कोण कौन से होते हैं? जो बाहर की तरफ बनते हैं। ठीक है, जैसे ये बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है। बाहर वाले कोण की हमें इसमें समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंदर वाले कोण हमें देखने हैं। इन कोणों को भी नाम दे देते हैं। ये हमारा ए कोण हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी कोण हमारा हो गया है। अब आगे क्या कहा गया है कि जो भी हमारी एम और एन यानी कि दो रेखाएं हैं, दो सीधी रेखाएं हैं, उन पर पड़ने वाली जो रेखा एक्स है, उस एक्स रेखा से बनने वाले अंतः कोण यानी कि अंदर वाले कोण, अगर इन दोनों कोणों को हम जोड़ दें, दोनों कोणों को जोड़ने पर अगर इनका योग यानी कि जोड़ने पर जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो दो समकोणों से कम अगर होता है, जिस तरफ भी दो समकोणों से कम होगा उसी तरफ ये रेखाएं एक दूसरे को मिलेंगी। अब मान लेते हैं, चलो मैं पहले जोड़ता हूं उसके बाद समझाता हूं। एंगल ए और एंगल बी है, ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा एंगल ए जमा में एंगल बी किया। दोनों को जोड़ने पर अगर मान लो ये आ जाता है 140 डिग्री, जो भी हमारा ए और बी है इन दोनों को जोड़ने पर 140 डिग्री आ गया। उसके बाद सी और डी को मैं जोड़ता हूं, एंगल सी जमा में एंगल डी, इन दोनों को जोड़ने पर मान लो 220 आ गया। ठीक है, दोनों को यहां पर मैंने जोड़ा, ए जमा में बी करने पर 140, सी जमा में डी करने पर 220 आ गया। अब जिस तरफ भी जो एंगल का जोड़ है वो दो समकोणों से कम होगा। एक समकोण कितना होता है? एक समकोण होता है 90 डिग्री का। दो समकोण की बात की गई है तो इसको दो से हम गुना कर सकते हैं, दो समकोणों के बराबर हो जाएगा। दो को 90 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 180 का। अगर 180 से कम होता है, यहां पर 180 से 220 तो 180 से कम नहीं है, 140 जो है वो 180 से कम है। यानी जो भी हमारी ये रेखाएं हैं, जिस तरफ 180 से कम इनका जोड़ होता है उस तरफ इन रेखाओं को और आगे बढ़ाएंगे अगर हम, तो ये रेखाएं एक दूसरे को उसी तरफ मिलेंगी। इस तरफ बढ़ाएंगे तो ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं मिलेंगी, क्योंकि सी जमा में डी 180 से ज्यादा है, दो समकोणों के जोड़ से ज्यादा है। ए जमा में बी अगर 140 हमारा आया है, दो समकोणों के जोड़ से कम है यानी कि 180 से कम है, तो इन रेखाओं को जब हम इस तरफ इस तरह से बढ़ाएंगे, इस तरफ ये रेखाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे को जाकर मिलेंगी किसी एक बिंदु पर। ये हमें अभिधारणा 5 बताती है। बहुत आसान है। दो सीधी रेखाओं पर एक रेखा गिरती है तो अंतः कोण जो हैं उनको जोड़ने पर अगर दो समकोणों से कम होता है उस साइड में हमारी रेखाएं मिलती हैं एक दूसरे
को। ये हुई हमारी अभिधारणा नंबर 5। जो भी यूक्लिड की परिभाषाएं थी, अभिग्रहित थी और अभिधारणाएं थी, सभी चीजों को हमने समझ लिया है। तो इन्हीं परिभाषाओं, अभिग्रहित और अभिधारणाओं के साथ पार्ट 5 का परिचय हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सारे के सारे विषय आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, आपने सभी सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और जो भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कक्षा 9वीं की हिंदी माध्यम वाली वीडियोस इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा पाठ की जो भी प्रश्नावलियां हैं उनको अलग वीडियो में सोल्व किया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उनको भी देख लेना और सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में।